हेलो स्टूडेंट्स, केंद्रीय बैंक की क्रियाओं के बारे में कार्यों के बारे में बात करते हैं हम। और उसमें हम बात कर रहे थे कि साख नियंत्रण के उपाय वो करता है। तो उसमें आगे हम चलेंगे खुले बाज़ार की क्रियाएं, है ना। खुले बाज़ार की क्रियाओं का अर्थ ये है कि जो ओपन मार्केट है उसमें केंद्रीय बैंक अपनी प्रतिभूतियाँ, ट्रेजरी बिल्स इत्यादि बेचता है और उन पर किस प्रकार से उनका प्रभाव कैसे पड़ता है साख सृजन या साख संकुचन के लिए। यदि केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों के नकद रिजर्व बढ़ाने चाहें तो खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों खरीदने लगता है, पैसा आ जाता है। जब कोई भी चीज़ हम खरीदेंगे तो पैसा देंगे, पैसा बाजार में हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति या फर्म सरकारी प्रतिभूतियों को बेचते समय केंद्रीय बैंक से चेक प्राप्त करते हैं जिसे वे किसी भी व्यापारिक बैंक में जमा करा देते हैं और व्यापारिक बैंक इसे केंद्रीय बैंक के पास भुगतान के लिए भेजते हैं तो वो पैसा आ जाता है। तो ये खुले बाजार की क्रियाएं होती हैं जिसमें कि साख संकुचन करना हो तो सरकारी प्रतिभूतियां खरीदी जाती हैं और साख अगर सृजन करना हो तो सरकारी प्रतिभूतियां बेची जाती हैं। खुले बाजार का सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री का प्रभाव होता है खुले बाजार में। तो ये गवर्नमेंट की सहायता से ये काम किया जाता है। खुले बाजार की जो भारत में क्रियाएं होती हैं उसको आप देखें तो भारत में रिजर्व बैंक ने खुले बाजार की क्रियाओं का उपयोग सरकार को उसके उधार कार्यक्रम में सहायता देने के लिए प्रतिभूति बाजार में व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया है। खुले बाजार की क्रियाओं का उपयोग बैंकों को मौसमी साख प्रदान करने के लिए भी किया जाता है। सुस्त मौसम में बैंक अपने अतिरिक्त कोष सरकारी प्रतिभूतियों में लगा देते हैं और व्यस्त मौसम में उद्योग व व्यापार को साख विस्तार के लिए सरकारी प्रतिभूतियां बेचते हैं। कि जब ज़्यादा उधार लिया जाता है तो वो इसको सरकारी प्रतिभूतियों को न खरीद करके उधार दे देते हैं और जब अगर मान लीजिए नहीं कोई ज़्यादा उधार लिया जा रहा तो वो सरकारी प्रतिभूतियां खरीदने लगते हैं। खुले बाज़ार का ये जो ऑपरेशन है ये बहुत सीमित होता है क्योंकि आजकल खुले बाज़ार की क्रियाओं का उपयोग बहुत सीमित हो गया है। इस विधि में सरकारी प्रतिभूतियों की कीमतों की गिरने की संभावना रहती है जिससे लॉस हो सकता है। फिर सरकार की प्रतिष्ठा को हानि पहुंच सकती है कीमत गिरने पर। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो जाती है और केवल खुले बाज़ार की क्रियाओं पर हम डिपेंडेंट भी नहीं रह सकते। फिर साख मॉनिटरिंग की व्यवस्था अगला है कि साख कैसे मॉनिटर किया जाता है। तो जितना पैसा चलन में है उसका मॉनिटर करके उसके हिसाब से सारे निर्णय लिए जाते हैं। फिर साख नियंत्रण के कुछ गुणात्मक उपाय हैं। ये तो मात्रात्मक थे अभी तक। तो फिर गुणात्मक उपाय हैं। न्यूनतम मार्जिन की आवश्यकता है। पहला, न्यूनतम मार्जिन से मतलब यह है कि न्यूनतम मार्जिन के बढ़ाने से उस वस्तु विशेष की साख की मात्रा कम हो जाती है जिससे उस वस्तु में सट्टेबाजी में संग्रह कम होने लगता है। मान लीजिए किसी वस्तु पर न्यूनतम मार्जिन 40% है तो इसका यह अर्थ हुआ कि बैंक उस वस्तु के आधार पर 60% तक कर्ज दे सकता है, ठीक है। और शेष 40% राशि स्वयं व्यवसायियों को लगानी होगी। यानी न्यूनतम मार्जिन की राशि 40% से बढ़कर अगर 50% हो जाए तो उधार की राशि कितनी हो जाएगी? 60 से घट करके 50% हो जाएगी, यानी जिससे साख की मात्रा कम हो जाएगी। कहने का आशय यह है कि मूल्य बढ़ने पर न्यूनतम मार्जिन बढ़ा दिए जाते हैं और मूल्यों के घटने पर न्यूनतम मार्जिन घटा दिए जाते हैं। ये इस प्रकार से जैसे सप्लाई की स्थिति ठीक होने पर 21 अक्टूबर 1996 से दाल, तिलहन, तेल, गुड़, कपास आदि पर से चयनित साख नियंत्रण हटा दिया गया था क्योंकि ये इनकी सप्लाई पहले कम होती थी तो इसमें न्यूनतम मार्जिन में डाला हुआ था, लेकिन बाद में जब अच्छा फसलें आने लगी तो न्यूनतम मार्जिन को हटा दिया गया। उधार की फिर न्यूनतम दरें की जा सकती हैं। केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंक उधार देने की न्यूनतम दरों को बढ़ाकर भी साख नियंत्रण का प्रयास कर सकता है ना। फिर उधार की अधिकतम सीमाएं हो सकती हैं कि इतने रुपए से ज़्यादा उधार नहीं दिया जाएगा। ऐसे करके भी पैसे को कम और ज़्यादा किया जा सकता है। फिर अन्य उपाय हो सकते हैं। नैतिक दबाव डाला जा सकता है सरकार पर, बैंकों पर। प्रचार से कार्यक्रम चलाया जा सकता है। प्रत्यक्ष कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं।
भारत में साख नियंत्रण अगर हम देखें तो भारत में साख नियंत्रण भारत की में बैंक की रिजर्व नीति साख विस्तार की ज़्यादा रही है और इसके अंतर्गत बैंक ने देश में उत्पादन बढ़ाने के लिए साख का विस्तार काफ़ी किया है, लेकिन अनुत्पादक कार्यों, सट्टेबाजी व अनुचित संग्रह व अन्य समाज विरोधी कार्यों के लिए साख को कम करने की नीति भी अपनाई गई है। अब जो MSF की दर है उसको नकद रिजर्व अनुपात MSF की दर 9%, CRR 4.7% और तरलता अनुपात 24%, इस तरह से करके किया गया है। और बीच बीच में हर 6 महीने में मौद्रिक नीति के अंतर्गत ये रेट्स आती रहती हैं और जो अखबार में भी आप पढ़ सकते हैं। इससे ये बैंक किस हिसाब से रेट्स बढ़ाता घटाता रहता है। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर C रंगराजन ने कहा था कि प्रतिवर्ष घाटे के बजटों के कारण रिजर्व बैंक को भारत सरकार को उधार देना पड़ता है, जिससे पूर्व मुद्रा बढ़ती है। रिजर्व बैंक द्वारा इस प्राथमिक सृजन को तो रोक नहीं सकते, लेकिन इसलिए तो CRR, SLR आदि के माध्यम से हम साख सृजन या साख संकुचन करते हैं। अब जो व्यापारिक बैंक हैं और जो केंद्रीय बैंक है उनका आपस में क्या संबंध है? देखिए, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र होते हैं जैसे कृषि है, निर्यात है, लघु उद्योग है, स्वरोजगार में संलग्न व्यक्तियों को व कारीगरों आदि को कर्ज की सुविधा देना, है ना। तो पॉलिसी डिसाइड करता है केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों के लिए कि आप कहाँ ज़्यादा ऋण दोगे। फिर व्यापारिक बैंकों के मार्फत साख नियंत्रण हो सकता है कि वो उसकी ब्याज की दरें घटा करके, ज़्यादा करके, उनको बैंक में पैसे ज़्यादा दे करके, कम दे करके, ऐसे साख नियंत्रण किया जा सकता है। फिर परस्पर निर्भरता दोनों की आपस में है क्योंकि मिला जुला काम चलता है। केंद्रीय बैंक के निर्देशन में व्यापारिक बैंक अपने कार्य चलाते हैं और हम ये कह सकते हैं कि नीतियाँ निर्धारित की जाती हैं। केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण के विभिन्न उपाय अपना करके व्यापारिक बैंकों के रिजर्व कोषों को भी प्रभावित करते हैं, है ना। केंद्रीय बैंक पर व्यापारिक बैंकों के विकास की जिम्मेवारी होती है कि कोई भी बैंक जो है, नए बैंक हैं या पुराने बैंक हैं, उनकी ग्रोथ सब केंद्रीय बैंक की जिम्मेवारी होती है। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, आप देख लीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।